हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल जैन फ्रॉम थर्ड ईयर। आज का मेरा टॉपिक है रक्त प्रदर, जिसे हम मॉडर्न में मेनोरेजिया से कंपेयर करते हैं और जनरली हम इससे हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। सबसे पहले हम इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे, जिसमें हम प्रदर शब्द के बारे में जानेंगे। स्त्री के योनि मार्ग से बाहर आने वाले अप्राकृतिक स्त्राव मात्र को प्रदर कहते हैं। यह स्त्राव स्वरूप के आधार पर दो प्रकार का होता है, यानी पहला तो होगा श्वेत या वर्ण रहित, दूसरा होगा रक्तयुक्त स्त्राव। प्रदर मीन्स एक्सेस। श्वेत या वर्ण रहित वाला प्रदर जो होगा उसकी अपन बात करें तो वो जनन पथ के संक्रमण और शोथ से सार्वदेहिक पांडु या चिरकारी रोगों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, यानी कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या एनीमिक कंडीशन है उसके कारण ये होगा। और इन्फेक्शन की कंडीशन होगी तो उसमें साथ में दुर्गंधी व जलन भी पाई जाएगी। रक्तयुक्त स्त्राव की बात करें तो ये जनन पथ से निकलता है और रक्त निकलेगा, साथ ही इसे आयुर्वेद में सामान्यतः असरक या रक्त प्रदर कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसमें है परिभाषा, निदान, संप्राप्ति, भेद, सामान्य लक्षण, दोषानुसार विशिष्ट लक्षण, साध्य साध्यता, उपद्रव एंड चिकित्सा सिद्धांत। नेक्स्ट हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। अति प्रसंगेन अनृत आवृतो वा तदेव असरकदरम प्रदरम व्यापदम च रक्त योनि संज्ञा लभते। अष्टांग संग्रह शारीर में बताई गई है। इसमें बोला है ऋतुकाल, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम है वो, या अन ऋतुकाल, ऋतुकाल से अतिरिक्त काल में अत्यधिक मात्रा में जो आर्तव की प्रवृत्ति होती है उसे ही हम असरकदर, प्रदर या रक्तयोनि कहते हैं। चरक ने असरकदर और प्रदर इन दोनों को एक ही माना है और बोला है तस्माद् असरकदरम प्राहुरेत तंत्र विशारदः रज प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्तेन सस्मृतः, यानी रज का प्रदीरण, प्रदीरण मतलब उसका मात्राधिक्य बहुत अधिक बढ़ना, या बात करें असरक का प्रदीरण या बहुत मात्राधिक्य में बढ़ना। असरक जो है वो रज का ही पर्याय है, तो इसे ही हम बोलेंगे असरकदर। नेक्स्ट हम बोलेंगे प्रदीरिते शब्द पर टीका करते हुए आचार्य चक्रपाणि जी ने बोला है प्रदीरिते इति प्रदरः विस्तारितो भवति असृदीरिते यस्मिन्नत्य असरकदरम, यानी इसमें ये बोला है कि वृद्ध रक्त जो होगा वो वृद्ध रक्त रज के साथ में मिलकर उसकी मात्रा में वृद्धि कर देगा। नेक्स्ट मधुकोशकार जी ने बोला है, मधुकोशकार में माधव निदान जो है उसमें बोला गया है कि दुष्ट आर्तव प्रवृत्ति स्वरूपम प्रदरमा, यानी कि आर्तव की जो दुष्ट प्रवृत्ति होगी वही क्या कहलाएगी, प्रदर। नेक्स्ट अब हम इसके निदान के बारे में बोलेंगे। यात्यर्थम सेवते नारी लवण अम्ल गुरुणी च कटु नियत विदाहिनी स्निग्धानि पिशितानि च ग्राम्यो उदकानि मेध्यानि कृशराम पायसम दधि शुक्तमस्तु सुरादिनी भजंत्या कुपितो अनिल। चरक चिकित्सा में ही बताया गया है। इसमें बोला है जो स्त्री अधिक मात्रा में लवण, अम्ल, गुरु पदार्थ या कटु पदार्थ है, विदाही स्निग्ध द्रव्य है, ग्राम या जलीय प्राणियों के स्निग्ध मेदुर मांस है, कृशरा है, पायस है, दही है आदि का सेवन करती है, साथ ही साथ में शुक्त है, मस्तु है, सुरा, इनका सेवन करती है, तो उसमें ये संभावना रोग की बढ़ती है। आचार्य माधव ने कुछ निदान बताए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें पहला बताया है विरुद्धासन, मद्यपान, अध्यशन, अजीर्ण, गर्भपात, अत्यधिक मैथुन, सवारी पर चलना, मार्ग पैदल चलना, शोक, अत्यंत कर्षण, भार ढोना, चोट लगना, दिन में सोना आदि। नेक्स्ट अब हम संप्राप्ति के बारे में बोलेंगे, जिसमें बोला है रक्तम प्रमाण उत्क्रम्य गर्भाशय गता सिरा रजोवहा समाश्रित्य रक्तम आदाय तद्रजः यस्माद्रिवर्धयत्याशु रसभावाद्रिमानता तस्मादसरकदरम प्राहुरेत तंत्र विशारदः रज प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्तेन सस्मृतः सामान्यतः समुद्दिष्टं कारणम लिंगमेव च। इसे हम इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि जो निदान हमने बोले उसके सेवन करने के कारण सबसे पहले जो वायु होगी वो अत्यंत कुपित हो जाएगी, और ये कुपित हुई वायु जो होगी ये रक्त को अत्यधिक प्रमाण में बढ़ा देगी। अब ये बढ़ा हुआ रक्त जो होगा ये गर्भाशयगत जो रजुवाही शिराएं हैं उनमें उपस्थित जो रज है वहाँ पर जाकर उस रज की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा देगा। यानी क्या हुआ, वायु कुपित होकर सबसे पहले उसने रक्त को बढ़ाया और रक्त जो होगा वो बढ़कर गर्भाशय का जो रजुवाही शिराएं थी उसके साथ में मिलकर
मतलब रज के साथ में वहाँ मिलकर रज की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा देगा। इससे ही रक्त प्रदर की उत्पत्ति होगी। रज को रक्त रस के प्रमाण से बढ़ा देगी, अर्थात बढ़े हुए रक्त में मिल जाने के कारण रज की मात्रा बढ़ जाएगी। यही है रक्त प्रदर। नेक्स्ट अब हम इसके भेद के बारे में बोलेंगे। चरक चिकित्सा में 4 भेद बताए गए हैं: पातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। माधव निदान, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर ने भी 4 ही भेद बताए हैं: श्लेष्मा, पित्त, वायु, सन्निपातज। बस कफज की जगह श्लेष्मा शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट अब हम सामान्य लक्षण के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है वृद्धेन रक्तेन योजित्वा रजो विवर्धयति। चरक चिकित्सा में बताया गया है, इसमें बोला है ऋतुस्राव में रक्त की अति प्रवृत्ति रूप एकमात्र सामान्य लक्षण होता है। चरक ने सिर्फ एक ही बताया है सामान्य लक्षण इसका। नेक्स्ट है अति प्रसंगेन अनृतावृतो वा तदेव असृक्दरम प्रदरम व्यापदम च रक्तयोनि संज्ञा लभते। ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं परिभाषा में, जिसमें यही बताया है वापस कि आर्तव जो होगा वो ऋतुकाल में या अनऋतकाल, ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में अत्यधिक मात्रा में प्रवृत्त होता है, तो उसे असृक्दर, प्रदर या रक्तयोनि कहते हैं। देन नेक्स्ट है तदेव अति प्रसंगेन प्रवर्तम अनृतावपि असृक्दरम विजानीयदतो अन्यद्रक्त लक्षणात् असृक्दरो भवेत् सर्वः स अंगमर्दः स वेदना। सुश्रुत ने बताया है कि आर्तव जो होगा वो अधिक मात्रा में ऋतुकाल के अतिरिक्त भी प्रवृत्त होता है, या उसके जो लक्षण होते हैं वो रक्त के लक्षणों से भिन्न होते हैं, तो उसे असृक्दर मानना चाहिए। सभी असृक्दर जो होंगे वो अंगमर्द और वेदना से युक्त होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करें दोषानुसार विशिष्ट लक्षण के, जिसमें सबसे पहले वातज असृक्दर है। इसमें हम बोलेंगे फेनिलम तनुरुक्षम च शावम च अरुणमेव च किंशु कोदक संकाशम सरुजम वा थनिरुजम कटिवंक्षण रथ पार्श्व पृष्ठ शोणीषु मारुतः कुरुते वेदनाम तीव्रामेध द्वादातकम विदु। यानी कि चरक चिकित्सा में बोला गया है कि जो वात के कारण जो असृक्दर होगा उसके लक्षण जो होंगे वो फेनिल होगा, तनु होगा, रुक्ष होगा, शाव अरुण वर्ण का होगा, किंशु कोदक यानी कि पलाश का पुष्प जो होता है उसको जल में डालने पर जैसा रंग आएगा वैसा होगा, वेदना के साथ ये रहित स्त्राव होगा। और वात के कारण यहाँ पे वेदना के कुछ स्थान बताए हैं, जैसे कटी है, वंक्षण है, रथ प्रदेश है, पार्श्व है, पृष्ठ है और शोणी है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि ये जो ब्लड होगा वो फेनिल, अरुण और कृष्ण वर्ण का होगा, परुष होगा, अपिच्छल होगा, तनु होगा, शीघ्र प्रवृत्त होने वाला होगा और न जमने वाला यानी कि अस्कंदी होगा। वाग्भट ने बताया है तत्र फेनिल अरुणम श्यावमच्च रुक्षम अस्कंदी कषाय रसम लोहगंधी वेग स्त्रा विषितम च रक्तम वातात। यानी कि बोला है कि जो रक्त होगा वो अच्छ यानी कि निर्मल होगा, तनु होगा, कषाय अनुरस वाला होगा, शीतल होगा, शीघ्र प्रवृत्त होने वाला होगा और न जमने वाला यानी कि अस्कंदी होगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बात करें, इसको पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट हम पैथिक असृक्दर के बारे में बोलेंगे, जिसमें बोला है सनीलम अथवा पीतम अतिउष्णम असितम तथा नितांत रक्तम स्रवति मुहुर्मुहूर्त अर्तिमत दाह राग तृषा मोह ज्वर भ्रम समायुतम असृक्दरम पैथिकम स्यात्। इसमें बोला है नीला या पीला अति उष्ण वाला जो रक्त होगा वो अत्यंत लाल रक्त बार बार वेदना के साथ में स्रवित होगा। इसके कारण शरीर में दाह, राग, तृषा, मोह, ज्वर, भ्रम जो पित्त के लक्षण होते हैं वही है यहाँ पे वो उत्पन्न होते हैं। और एक बोला है चक्रपाणी जी ने कि पित्तजा योनि व्यापद में भी इसी तरह अनऋत काल में भी रक्त की प्रवृत्ति का उल्लेख होता है, यानी कि ऋतुकाल के अतिरिक्त काल में। नेक्स्ट अब हम बोले सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो उसमें बोला है नीलम पित्तम हरितम शावम विस्त्रम अनिष्टम पिपलिकायम अस्कंदी च पित्तेन दुष्टम। यानी कि पित्त से दूषित रक्त जो होगा वो नीला, पीला, हरा या शाव वर्ण का होगा, विस्त्र यानी कि आम गंधी होगा, कटु होने के कारण पिपलिका को अप्रिय होगा और उष्ण होने के कारण न जमने वाला यानी कि अस्कंदी होगा। वाग्भट ने बोला है ग्रह धूम या अंजन मिश्रित जल के सदृश काला होगा, पीला, हरे वर्ण का होगा, मत्स्य जैसी गंध वाला होगा। यहाँ पे कटु होने के कारण मक्षिकाओं को अप्रिय बताया है। ऊपर सुश्रुत ने पिपलिका को अप्रिय बताया था, यहाँ पे मक्षिकाओं को अप्रिय बताया है। देन नेक्स्ट चंद्रिका युक्त होगा, यानी कि इसको जल में डाले तो चंद्रिका की आकृति बनाने वाला होगा।
एंड गोमूत्र के जैसा होगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसको पेल्विक कंजेशन बताया है जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के कारण होगा। नेक्स्ट हम बात करें कफज असरक दर की। पिच्छलम पांडुवर्णम च गुरु स्निग्धम च शीतलम स्त्रवत्य अस्रकम श्लेष्मलम च घनम मंद रुजाकरम छर्द रोचक हल्लास श्वास कास समन्वितम। इसमें बोला है चरक चिकित्सा में कि जो रक्त होगा वो पिच्छिल होगा, पांडुवर्ण का होगा, गुरु होगा, स्निग्ध होगा, शीतल रक्त होगा, घन रक्त यानी कि जो उसकी कंसिस्टेंसी होगी वो थिक हो जाएगी और मंद रूप से और मंद वेदना के साथ में स्रवित होगा। वमन, अरुचि, हल्ला, श्वासकास जो कफ बढ़ने पर शरीर में लक्षण होते हैं वही लक्षण यहाँ भी होंगे। नेक्स्ट बोला है गैरिकोदक प्रतीकाशम पांडुलोहितम बहलम घनम मांसपेशी प्रभम स्तन्यात्वात। सुश्रुत ने बोला है कि कफ से दूषित रक्त जो होगा वो गैरिकोदक सदृश यानी कि पांडुलोहित वर्ण वाला होगा, स्निग्ध होगा, शीतल होगा, बहल यानी कि वही घन होगा, चिरस्रावी देर से निकलने वाला होगा, मांसपेशी सदृश यानी कि जैसी मसल्स की फॉर्म होती है वैसा होगा यानी जमने वाला बताया। वाग्भट ने बोला है कोविदार पुष्प या गैरिकोदक सदृश होगा, पांडुवर्ण वाला, शीतल, स्निग्ध, स्कंदी, घना, पिच्छिल, तंतु मत जैसा फाइबर्स जैसी स्ट्रक्चर वाला होगा और व्रण के द्वार पर ही रुकने वाला। जैसे फाइबर्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है वैसा ही है, व्रण के द्वार पर ही रुकने वाला, लवण रस तथा वसा सदृश गंध वाला होगा। नेक्स्ट बताया सन्निपातज असरक दर। इसमें बोला है सर्वलक्षण संयुक्तम कांजीकाभम विशेषतो दुर्गंधि च सन्निपात दुष्टम। इसमें बोला है सर्व लक्षणों से दूषित रक्त जो होगा वो कांजी की सदृश आभा वाला होगा एंड विशिष्ट दुर्गंधि वाला होगा। अष्टांग संग्रह में बोला है कंस नीलम आकुलम दुर्गंधम च सन्निपातत यानी कि कांस के सदृश नील वर्ण वाला होगा, आकुलता उसमें मैलापन होगी और दुर्गंधि की उपस्थिति होगी। अब चरक ने क्या बोला है? चरक ने बोला है सभी दोष के प्रकोपित होने के कारण जो वायु होगी वो अत्यंत कुपित हुई है, साथ ही साथ में वो कुपित हुई वायु जो होगी वो पित्त के देश से जो पित्त भी बढ़ा है उसके साथ में विदग्ध होकर दुर्गंधि युक्त और जैसे कफ के जैसे लक्षण वाला पिच्छिल पीत वर्ण वाला ऐसा रक्त का स्त्राव करेगी। साथ में बोला है कि पित्त जो बढ़ा है उसके कारण जो ब्लड होगा वो वसा, मेद, सर्पी, मज्जा के जैसा स्रावित होगा। साथ ही साथ में जो शरीर में तृष्णा, ज्वर, दाह आदि के लक्षण भी उत्पन्न होंगे और स्त्री का जो शरीर होगा वो अत्यंत दुर्बल हो जाएगा और रक्त भी बहुत कम हो जाएगा उसके शरीर में, इसलिए उसको असाध्य बताकर उसका परित्याग करने को कहा है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बोले तो इसको सेनाइल पायोमेट्रा और एंडोमेट्रियल या सर्वाइकल कार्सिनोमा से कंपेयर किया गया है। देन नेक्स्ट आप ये चार्ट देख सकते हैं जिसके अंदर शॉर्ट में बताया गया है कि वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज असरक दर के क्या क्या लक्षण हैं। जिसमें वातज के बताया है रुक्ष, अरुण वर्ण, फैनिल, अल्प, तोद, मांस के धोवन के सदृश है। पित्तज वाला बताया है पीले, नीले, काले, लाल वर्ण का, उष्ण, अत्यधिक वेग के साथ में बाहर आएगा, दाह उत्पन्न करेगा। कफज वाला बताया है पिच्छिल, शालमली, निर्यास वाला सदृश, पांडु, पुलाक्तोय के समान। पुलाक्तोय जो होता है वो मांस के धोवन जैसा ही बताया है। त्रिदोष वाला बताया है मधु, सर्पी, हड़ताल वर्ण जैसा या इसमें कुड़ुप गंधी यानी कि कैडेवरिक स्मेल होगी और असाध्य होगा। ये लक्षण जो बताए माधव निदान, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने शॉर्ट में बताए हैं। नेक्स्ट अब हम साध्य असाध्यता के बारे में बात करेंगे। शाश्वतम स्त्रवंतिम स्त्रावम तृष्णा दाह जरान्विताम क्षीण रक्ताम दुर्बलाम च ताम साध्याम विनिर्देशते। चरक चिकित्सा में बताया गया है कि निरंतर रक्त स्राव करने वाली, तृष्णा, दाह, ज्वर आदि से पीड़ित, क्षीण रक्त वाली दुर्बल स्त्री जो होगी वह असाध्य होती है। सभी आचार्यों ने सन्निपातज असरक दर को असाध्य ही माना है। नेक्स्ट अब हम उपद्रव की बात करें। तस्य अतिव्रतो दौर्बल्यम भ्रमो मूर्छा तमस्तृषा दाह प्रलापः पांडुत्वम तंद्रा रोगाश्च वातजा। इसमें सुश्रुत ने बोला है रक्त के अधिक स्त्राव होने के कारण दौर्बल्य, भ्रम, मूर्छा, तम, तृष्णा, दाह, प्रलाप, पांडुत्व, तंद्रा, वातज रोग आदि की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ में बताया चरक और वाग्भट ने कि असरक दर के कारण शोथ की भी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट अब हम चिकित्सा सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे जिसमें बोला है रक्त योन्यम असरक वर्णेरु अनुबंधम समीरस्य च
तत् कुर्याधा दोषम रक्त स्थापन औषधम। इसमें चरक चिकित्सा में बताया गया चिकित्सा सिद्धांत, इसमें बोला है कि रक्त योनि में वर्णित जो चिकित्सा सिद्धांत है अर्थात जो रक्त के वर्ण के अनुसार हो और उसमें किन दोषों का अनुबंध हुआ है उसके अनुसार रक्त स्थापन चिकित्सा की जानी चाहिए। रक्त स्थापन चिकित्सा करनी है अपने को, मतलब रक्त को रोकने का प्रयास करना है। और साथ ही बोला है रक्त अतिसार, रक्त पित्त, रक्तार्श, गुहे रोग, गर्भ स्राव में जैसी चिकित्सा करेंगे वैसी ही चिकित्सा का यहाँ पर करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करें बाह्य प्रयोगार्थ औषधियाँ कि एक्सटर्नली अपन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। उसमें बोला है शतपुष्पा तेल का नस्य अभ्यंग ले सकते हैं। और एक वृक्ष बताया है व्याघ्र नखी वृक्ष, इसका वैसे बॉटनिकल नाम कैपेरिस जिलेनिका है। ये बोला है कि ये जो वृक्ष होगा ये मतलब अच्छी साफ जगह पर पवित्र स्थान पर उत्पन्न हुआ हो और इसकी जो उत्तर दिशा की ओर मतलब इसकी जो रूट होगी वो उत्तर दिशा की ओर जा रही हो, उस रूट को अपन लाकर उसको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लाकर कमर में बांधे तो उससे भी रक्त प्रदर नष्ट होता है। नेक्स्ट बताया है वस्ती प्रयोग की जा सकती है। प्रदर को वस्ती साध्य व्याधि बताया है अष्टांग संग्रह में। 2 या 3 आस्थापन वस्ती देने के बाद अपन उत्तर वस्ती का प्रयोग करें तो वो असरक दर में बहुत लाभकारी होती है। कुछ वस्ती के नाम बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे चंदन आदि निरूह वस्ती, मधुक आदि अनुवासन वस्ती, कुश आदि आस्थापन वस्ती एंड रासनादि आस्थापन वस्ती। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनली कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है क्वाथ। क्वाथ में बताया है दारवदी क्वाथ दे सकते हैं और धातकी और पुगी पुष्प का क्वाथ भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है एला, लज्जालू, शालमली, हरितकी, मागधिका, इनका समभाग क्वाथ बनाकर शर्करा मधु के साथ में दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है अपनी कल्क व चूर्ण की। इसमें कुछ बताए हैं जैसे कि टंडुलियक मूल को मधु या रसांजन मिलाकर टंडुल अम्बू के साथ में दिया जा सकता है। रसांजन एवं लाक्षा को छाक दूध के साथ में दिया जा सकता है। छाक दूध यानी कि जो बकरी का दूध होता है वो। और बला मूल चूर्ण का शर्करा मधु मिलाकर पान कराया जा सकता है। भारंगी और नागर चूर्ण का टंडुलोदक के साथ में पान कराया जा सकता है। टंडुलोदक ये जो अपना टंडुल अम्बू टंडुलोदक राइस वाटर है अपना, बला मूल का दूध के साथ में पान किया जा सकता है। और एक प्रिपरेशन बताई है गुडुची स्वरस और मधुक, इनके 1 कर्श चूर्ण लेकर इनमें 4 कर्श सीता मिलाकर तंडुलोदक के साथ में पान कर सकते हैं। पुष्यानिक चूर्ण को मधु मिश्रित तंडुलोदक के साथ में पान कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तंडुलोदक जो है यहाँ पे सभी जगह अनुपान के रूप में काम आ रहा है। भूमि आम्ल के मूल को भी तंडुलोदक के साथ में दे सकते हैं। उदुम्बर फल रस जो होता है वो मधु के साथ में दे सकते हैं। और अशोक त्वक जो होती है उसको रसांजन के साथ में लेकर उसमें मधु और तंडुलोदक मिलाकर दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें शीर प्रयोग। शीर प्रयोग में बोला है अशोक वल्कल क्वाथ जो होती है उसको शीतल शीर के साथ में पान कराया जा सकता है। उसका मतलब क्वाथ बनाकर उसको शीतल शीर में मिलाकर दिया जा सकता है। मोदक बताया है, मोदक प्रिपरेशन है क्या, अलाबू फल जो होता है सीताफल उसके चूर्ण में शर्करा और मधु मिलाकर दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें अवलेह। अवलेह कुछ बताया है यहाँ पे लिए जा सकते हैं, जैसे जीरक आदि अवलेह है, बृहद कुष्मांड अवलेह है, खंड कुष्मांडक अवलेह है, खांडा अम्लक है। तेल बताया शतावरी तेल और शतपुष्पा तेल। रस में प्रदर रिपु रस, बोल परपटी, ये रस औषधियाँ हैं। घृत में बृहद शतावरी घृत, फल घृत, शीत कल्याण घृत, महातिक्तक घृत, शालमली घृत, शतावरी घृत आदि दिए जा सकते हैं। गुटिकाएँ बताई है कुछ, जैसे गोक्षुर आदि गुगलू है, चंद्रप्रभा गुटिका है आदि। कल्प में लशुन कल्प, शतपुष्पा, शतावरी कल्प आदि बताए गए हैं। अब हम दोषानुसार विशिष्ट चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है वातज असरक दर चिकित्सा। इसमें तिल चूर्ण को दधि, घृत, फाणित, शुकर वसा और मधु के साथ में दिया जा सकता है। दूसरा है वराह की मेदा युक्त मांस रस में कुलित क्वाथ मिलाकर दिया जा सकता है। एक कर्ड प्रिपरेशन है फिर यहाँ, जिसमें शर्करा, मधु, मधुयष्टि और शुंठी चूर्ण मिलाकर दे सकते हैं। राजदन और कपित के पत्र को कल्क बनाकर घृत में भूनकर भी दिया जा सकता है। दूसरी है पित्तज असरक दर चिकित्सा। इसमें रक्त पित्त नाशक चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। विरेचन कराने वाले महातिक्तक घृत का उपयोग कर सकते हैं।
और तंडुली मूल का मधु के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें तंडुलोदक जो होता है वो अनुपान के रूप में होता है। वसाघृत का प्रयोग और गर्भ स्राव में हितकर आहार विहार का प्रयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कफज अस्रग्ध चिकित्सा। इसमें निम्ब गुडुचि का मध्य के साथ में पान कर सकते हैं। रोहितक रस का मध्य के साथ में पान कर सकते हैं। काकजंघा मूल स्वरस में मधु और लोध्र चूर्ण मिलाकर दिया जा सकता है। लास्ट है सन्निपातज अस्रग्ध चिकित्सा। इसमें रसांजन और तंडुलीय मूल को मधु के साथ में मिलाकर तंडुलोदक से पान करा सकते हैं और त्रिफला चूर्ण में शुंठी दारू हरिद्रा ये मिलाकर उनका क्वाथ बनाकर उसमें मधु और लोध्र चूर्ण मिलाकर भी दिया जा सकता है। यहाँ तक हमारा आयुर्वेद का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसके मॉडर्न पार्ट की ओर जाएंगे। मॉडर्न में रक्त प्रदर को हाइपरमेनोरिया और मेनोरेजिया से कंपेयर किया गया है। हाइपरमेनोरिया और मेनोरेजिया, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें है डेफिनेशन, कॉजेज़, साइंस एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस, टेस्ट एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स एंड ड्रग्स एंड लास्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। मेनोरेजिया इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स विथ एबनॉर्मली हैवी और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, जिसमें हम बोलेंगे आर्तव चक्र में आर्तव अंतरकाल सामान्य रहते हुए भी जब रक्त स्राव अधिक मात्रा में यानी 80 ml या उससे ज़्यादा या दोनों ही यानी मात्रा में भी ज़्यादा साथ ही साथ में अधिक काल तक भी होता है तो उसे हम आर्तव अधिक्य कहते हैं। अधिक समय तक होने वाले रक्त स्राव को मीनोटैक्सिस कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो मोर देन 80 ml पर साइकिल। अब हम इसके कॉजेज़ बोलेंगे, जिसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिफॉर्मिटी, ऑर्गेनिक एंड फंक्शनल। एंड ऑर्गेनिक कॉजेज़ में बताया है पेल्विक, सिस्टेमिक, एंडोक्राइनल एंड ब्लड डिस्क्रेसिया। ऑर्गेनिक कॉजेज़ जिसमें पहला है पेल्विक कॉजेज़, जिसमें आएगा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज्ड इन पेल्विक रीजन, यानी कि पेल्विक रीजन में जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो बढ़ जाएगा। एंडोमेट्रियम इंक्रीज्ड इन यूट्रस, यानी एंडोमेट्रियम जो होगी यूट्रस की वो बढ़ जाएगी। फाइब्रॉइड यूट्रस, आईयूडी प्रेजेंट इन यूट्रस, क्रॉनिक ट्यूबो ओवेरियन मास, ट्यूबरकुलर एंडोमेट्रियासिस इन अर्ली स्टेज और रिट्रोवर्टेड यूट्रस, जिसमें यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। नॉर्मली जो यूट्रस होता है वो पेल्विस में स्ट्रेट पोजीशन में रहता है, लेकिन रेट्रोवर्टेड यूट्रस में जो यूट्रस होगा वो पेल्विस में थोड़ा पीछे की ओर झुक जाएगा। और नेक्स्ट है ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर्स, जिसमें सिक्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होने के कारण ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर है सिस्टेमिक कॉजेज़, जिसमें लीवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर ये आएंगे। एंडोक्राइनल कॉजेज़ में आएगा हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये हार्मोनल कॉजेज़ आएंगे। और नेक्स्ट है ब्लड डिस्क्रेसिया, जिसमें ब्लड क्लोटिंग डिफॉर्मिटी एंड ल्यूकेमिया आते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल कॉजेज़, जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन, एंडोमेट्रियम एंड इमोशनल अपसेट। इस चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं क्या क्या कॉजेज़ है, जिसमें सिस्टेमिक, लोकल एंड ट्रीटमेंट रिलेटेड 3 में डिवाइड किया है। सिस्टेमिक में हाइपोथायरॉयडिज्म, कोएगुलोपैथी, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। लोकल में पॉलिप्स, कार्सिनोमा, फाइब्रॉइड्स एंड एडिनोमायोसिस एंड ट्रीटमेंट रिलेटेड में आईयूडी एंड एंटीकोगुलेंट्स। अब इन कॉजेज़ का हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिसमें पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें आएगा हार्मोनल इम्बैलेंस में कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है उनमें किसी तरह का इम्बैलेंस हो, जिस वजह से क्या हो एंडोमेट्रियम जो हो वह एक्सिस में यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो जो होगी वो धीरे धीरे शेड्स करके यानी कि उसका धीरे धीरे रीजनरेशन होगा और वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ में बाहर निकलेगी। सेकंड है डिसफंक्शन ऑफ द ओवेरीज। इसमें है यदि ओवेरी जो होगी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ओवा होगा उसको ओव्यूलेट ही नहीं करेगी, इस वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होगा वो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा
और यहाँ पे क्या होगा, हार्मोन्स की वापस इम्बैलेंस हो जाएगा, जिस वजह से भी मेनोरेजिया होगा। नेक्स्ट है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? ये एक नॉन कैंसरस यानी कि बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो यूट्रस में होंगे। ये भी क्या करते हैं, मेनोरेजिया को इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स अपन देख सकते हैं, कुछ टाइप्स बताए हैं डायग्राम में, जिसमें है सब सीरोसल फाइब्रॉइड्स, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, पेडिकुलेटेड सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड एंड फाइब्रॉइड ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। नेक्स्ट है पॉलिप्स। पॉलिप्स में बताया है, ये भी एक स्मॉल बिनाइन पॉलिप्स होते हैं जो हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कॉज करते हैं, जिसमें दो तरह के पॉलिप बताए हैं, एक तो एंडोमेट्रियल पॉलिप और एक है सर्वाइकल पॉलिप। नेक्स्ट है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में भी हैवी ब्लीडिंग और पेनफुल मेंसेस होते हैं। एडिनोमायोसिस एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो ग्रोथ करेगी यूट्रस, इनसाइड द यूट्रस, यानी कि जो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट होगा वहाँ पर ये सेल्स ग्रोथ करेगी, और ये ग्रोथ जो होगी ये बढ़कर मायोमेट्रियम तक पहुँच जाएगी, जिस वजह से यूट्रस की थिकनिंग होगी, और वो थिकनिंग के कारण क्या होगा, जो मेंस्ट्रुएशन जो होगा वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं एडिनोमायोसिस की यहाँ पर बताई है पोजीशन, जो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम में और यूट्रस की जो वॉल्स है सारी उसके अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसमें मेनोरेजिया इज़ अ वेल नोन साइड इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग अ नॉन हार्मोनल इंट्रा यूटेराइन, यानी कि आईयूडी जो है उसको इम्प्लांट किया गया है यूट्रस में, तो उसके कारण भी मेनोरेजिया कंडीशन हो सकती है। अब हम साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला हम देखते हैं सोकिंग थ्रू वन और मोर सैनिटरी पैड्स और टैम्पन्स एवरी आवर फॉर सेवरल कॉन्सिक्यूटिव आवर्स, यानी कि इसमें ये है कि सैनिटरी पैड्स एक आवर में कितनी बार चेंज कर रही है लेडी, या फिर कितने घंटों तक वो लगातार उसको जो अपने पैड्स है वो चेंज करने पड़ रहे हैं। नीडिंग टू यूज़ डबल सैनिटरी प्रोटेक्शन टू कंट्रोल मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए डबल सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना पड़ रहा है। नीडिंग टू वेक अप टू चेंज सैनिटरी प्रोटेक्शन ड्यूरिंग नाइट के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है, बार बार चेंज करना पड़ रहा है पैड। ब्लीडिंग फॉर लॉन्गर देन अ वीक, यानी कि एक वीक से भी ज़्यादा तक ब्लीडिंग हो रही है। पासिंग ब्लड क्लॉट्स विथ मेंस्ट्रुअल फ्लो फॉर मोर देन वन डे, यानी कि जो ब्लड क्लॉट्स है वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। रेस्ट्रिक्टिंग डेली एक्टिविटीज़ ड्यू टू हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि जो डेली एक्टिविटीज़ है उसके जो भी डेली के काम होंगे वो नहीं कर पाएगी। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया सच एज टायर्डनेस, फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इस तरह के ये लक्षण होंगे जो यहाँ पर उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट है व्हेन टू सी अ डॉक्टर। डॉक्टर को कब अपन को कंसल्ट करना है, उसमें है वेजाइनल ब्लीडिंग सो हैवी इट सोक्स एटलीस्ट वन पैड और टैम्पन्स एन हार, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स और इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, और लास्ट है एनी वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपोज, यानी मेनोपोज होने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, जिसमें पहला है एडोलेसेंट गर्ल्स हु हैव रिसेंटली स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग, यानी कि इसमें बताया है कि गर्ल्स जो होती है स्पेशली जो उनका फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हुआ है, उनमें ये होता है कि एनओव्यूलेटरी साइकिल, यानी कि जो पीरियड्स होंगे उसमें जो ओव्यूलेशन नहीं हुआ होगा, यानी कि उसमें एग नहीं होगा। फर्स्ट ईयर जो उनका फर्स्ट जो पहला साल होता है मिनार्की का, उस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है ओल्डर वुमेन अप्रोचिंग मेनोपोज, जिसमें वुमेंस जो है वो 40 to 50 एज तक की है, तो उनके अंदर हार्मोनल चेंज होने के कारण एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें सबसे पहला है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, मिसकैरेज हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। कैंसर में बताया है रेयरली यूटेराइन कैंसर हो सकता है, और ओवेरियन कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें है वॉन विलेब्रेंट्स डिजीज़। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो ब्लड में जो है ना प्रोटीन होती है, क्लॉटिंग करने वाली जो प्रोटीन होती है उसका लेवल जो होता है ना वो कम हो जाता है, जिस वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो जो ब्लीडिंग होगी वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या होता है मेनोरेजिया होने के कारण जो आयरन लेवल होगा वो कम हो जाएगा, जिस वजह से एनीमिक कंडीशन होगी।
नेक्स्ट है सीवियर पेन, यानी कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी तो उस कारण मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होंगे, डिसमेनोरिया कंडीशन होगी। अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में बताया है, जिसमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम्स, एंडोमेट्रियोसिस, लिवर एंड किडनी डिजीज़ हो सकती है। अब हम टेस्ट एंड डायग्नोसिस की बात करेंगे, जिसमें पहला है हिस्ट्री टेकिंग। इसमें बताया है आर्तव स्त्राव का अधिक काल तक होना, आर्तव स्त्राव थक्के के रूप में होना, साथ ही रक्त अल्पता यानी कि एनीमिक लक्षण जो होंगे, तो उस कंडीशन में अपने को क्या चेक करना है, उसका हीमोग्लोबिन चेक करना होगा। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें हम उसका आयरन लेवल चेक करेंगे, एनीमिक है कि नहीं। एंड और भी ब्लड टेस्ट के थ्रू जैसे थायराइड फंक्शनल वाला टेस्ट हो सकता है, थायराइड हार्मोन के लिए वो किया जा सकता है। और ब्लड क्लॉटिंग एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि उसमें क्लॉटिंग प्रोटीन कितनी है ब्लड में, वो चेक की जाएगी। नेक्स्ट है पैप टेस्ट। पैप टेस्ट में क्या होता है कि सेल्स जो होती है वो सर्विक्स वाले पार्ट से कलेक्ट की जाती है एंड उसका फिर टेस्ट किया जाता है, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या फिर वो कैंसरस तो नहीं है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें बताया है वही जो सर्विक्स वाला पार्ट होगा वहाँ से सेल्स कलेक्ट करेंगे और उनको और उनका फिर टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या होता है कि स्मॉल टिश्यू जो होगा, जिस तरीके से नॉर्मल बायोप्सी की जाती है कैंसर के टाइम पे, वही बायोप्सी है। यहाँ पे जो यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वहाँ से टिश्यू का स्मॉल पीस जो होगा वो लिया जाएगा और उसका एग्जामिन किया जाएगा। नेक्स्ट है सोनोहिस्टेरोग्राम। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड होता है, ड्यूरिंग दिस टेस्ट अ फ्लूइड इज़ इंजेक्टेड थ्रू अ ट्यूब इनटू यूट्रस बाय वे ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स यूजिंग अल्ट्रासाउंड टू लुक फॉर प्रॉब्लम इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यानी कि इसमें सबसे पहले फ्लूइड जो होगा वो अंदर इंजेक्ट किया जाएगा ट्यूब के थ्रू, एंड देन सोनोग्राफी के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो भी प्रॉब्लम होगी लाइनिंग की वो स्कैन की जाएगी। नेक्स्ट है हिस्टेरोस्कोपी। इसमें क्या होता है, इसमें हिस्टेरोस्कोप का यूज़ किया जाएगा। एक थिन लाइटिंग ट्यूब होती है, उसको वेजाइना में इंसर्ट करेंगे एंड सर्विक्स का और यूट्रस का जो भी इंटरनल एग्जामिनेशन होगा वो चेक किया जाएगा। इसमें एक छोटा कैमरा लगा होता है, उसके थ्रू जो होता है वो पूरा प्रोसेस मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट, मोर कॉमन, अल्ट्रासाउंड स्कैन टू रूल आउट एनी एबनॉर्मेलिटी इन यूट्रस। अब हम ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है आयरन सप्लीमेंट्स। इसमें अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो उसमें हम उसको आयरन सप्लीमेंट्स जो होंगे वो रेगुलरली दिए जाएंगे। जिसमें अब सेकंड है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAID। इसमें आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस को कम करेंगे और साथ ही साथ में जो होने वाला वहाँ पे पेन होगा उस पेन को भी कम करेंगे, यानी कि डिसमेनोरिया में ये बहुत यूज़फुल होंगे। नेक्स्ट है ट्रानएक्सामिक एसिड। ये एंटी फाइब्रिनोलाइटिक की तरह काम करते हैं। ये क्या करेंगे, ब्लड क्लॉट्स को ब्रेक होने से रोकेंगे। उनका ब्रेक अगर जल्दी नहीं होगा तो उस कारण जो ब्लीडिंग होगी वो भी जल्दी नहीं होगी। यानी कि इट वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन टू क्विकली, यानी कि वो ब्लड क्लॉट्स जो होंगे वो धीरे ब्रेक होंगे। नेक्स्ट है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है बहुत, इसमें है कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये क्या करेंगे, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये एंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज करेंगे, साथ ही साथ में वहाँ पे जो होने वाली ब्लीडिंग होगी उस ब्लीडिंग को भी रोकेंगे और एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन को भी रोकेंगे। और जिससे क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो रेगुलेट होगा और जो होने वाली ब्लीडिंग होगी, प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वो कम होगी। नेक्स्ट है ओरल प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम नॉरएस्थ्रीटेरॉन कहते हैं। ये क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन को रोक देते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्टेड प्रोजेस्टेरॉन। इसमें आता है डिपो-प्रोवेरा। ये IV दिए जाते हैं इसके इंजेक्शन। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है डायलेशन एंड क्यूरेटेज मेथड। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो सर्विक्स होती है उसको डायलेट कर देते हैं एंड सर्जिकली फिर वहाँ की जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि रेफर्स टू द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड कंटेंट्स ऑफ द यूट्रस बाय स्क्रैपिंग एंड स्कूपिंग। नेक्स्ट है यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन।
इसमें अगर फाइब्रॉइड्स के कारण यदि मेनोरेजिया हुआ है तो उन फाइब्रॉइड्स की श्रिंकिंग की जाएगी। उनकी श्रिंकिंग करने के लिए ये होगा कि जो यूट्रस को सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ होती है, उन आर्टरीज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिस कारण वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो जो फाइब्रॉइड्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे। नेक्स्ट है फोकस अल्ट्रासाउंड एब्लेशन। ये यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की तरह ही होता है। इसमें क्या करेंगे कि जो ब्लीडिंग कॉज करने वाले फाइब्रॉइड्स है, उन फाइब्रॉइड्स की श्रिंकिंग करेंगे। इसमें उनकी श्रिंकिंग के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है उन फाइब्रॉइड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसमें किसी तरह का इंसिशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये पेशेंट जो है वो यहाँ पे MRI टेबल पर लाई किया हुआ है। इसमें एक अल्ट्रासाउंड बीम होता है, वो अल्ट्रासाउंड बीम जो होगा वो सीधे फाइब्रॉइड पे डाला जाता है, जिस कारण जो फाइब्रॉइड होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियल एब्लेशन। एंडोमेट्रियल एब्लेशन इज़ ए प्रोसीजर दैट सर्जिकली डिस्ट्रॉयड द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यानी कि जो यूट्रस की लाइनिंग होगी, उस यूट्रस की लाइनिंग को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। इट हेल्प्स टू रिड्यूस मेंस्ट्रुअल फ्लो। नो इंसिशंस आर नीडेड फॉर एंडोमेट्रियल एब्लेशन। अब है मायोमेक्टोमी। मायोमेक्टोमी क्या होती है? इसमें सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, यानी फाइब्रॉइड्स को सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लियोमायोमस। इसको लियोमायोमस भी बोला जाता है। ये डायग्राम में देख सकते हैं पोजीशन होती है कहाँ से इंसिशन लगा के फाइब्रॉइड्स बाहर निकालना है। नेक्स्ट है हिस्टेरोक्टोमी। इसके अंदर जो होगा वो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स, यानी कि ये परमानेंट प्रोसीजर होगा जो स्टेरिलिटी को और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को ख़त्म कर देगा। यानी कि पूरी तरीके से यूट्रस और सर्विक्स को सर्जिकली बाहर निकाल लिया जाएगा। ये टाइप्स ऑफ हिस्टेरेक्टोमी बताए गए हैं, जिसमें पार्शियल है, टोटल है एंड रेडिकल है। अब लास्ट हम यहाँ पे मेनोरेजिया या हाइपर मेनोरिया से रिलेटेड कुछ और भी डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है पॉलीमेनोरिया, जिसको शिगरार तर्व कहते हैं। इसमें आर्तव अंतर काल जो होता है वो 21 दिन से भी कम का हो जाएगा, यानी कि जो नॉर्मल साइकिल होता है वो 28 दिन के बाद आता है, लगभग 1 मंथ में। तो ये 21 दिन से भी कम का हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड है एपिमेनोरेजिया। इसको बहुला तर्व कहते हैं। इसमें आर्तव अंतर काल कम होने के साथ साथ स्त्राव की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मेट्रोरेजिया, जो गर्भाशयिक रक्तस्राव है। इसमें किसी भी तरह की यूट्रस में लोकल डिफॉर्मिटी होगी तो उसके कारण जो ब्लीडिंग होगी वो इरेगुलर होगी। नेक्स्ट है मैनोमेट्रोरेजिया। मैनोमेट्रोरेजिया में गर्भाशय में होने वाला रक्तस्राव बहुत ज़्यादा भी होता है और साथ ही साथ में इरेगुलर भी होता है, जिस वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है, मतलब उसका टाइमिंग क्लियर नहीं हो पाता है, कभी बहुत जल्दी आ जाता है या कभी बहुत बाद में आता है, तो इसे हम मैनोमेट्रोरेजिया कहते हैं। तो यहाँ तक हमने सारा जो था रक्त प्रदर वो हमने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग और मॉडर्न के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।